हाय एवरीवन, वेलकम टू सुकौशल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनपीए मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि एनपीए के बारे में। हमारे जो यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस की यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में काफ़ी बार सवाल आते हैं एनपीए से रिलेटेड। तो ये जो यूनिट है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसके काफ़ी सारे टॉपिक पे हमने पहले भी वीडियोस बना रखी हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट या एनपीए होते क्या हैं। तो एनपीए क्या होते हैं? जो बैंक्स होते हैं वो लोन्स देते हैं अलग अलग पार्टीज़ को। तो अगर वो जो लोन दे रहे हैं उसकी पेमेंट टाइम पे ना हो, यानी कि या तो लोन रिटर्न ना किया जाए या लोन का जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो टाइम पे ना हो, तो वो जो लोन है वो एनपीए बन जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं। तो अब इसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन है, वो क्या है कि अगर जो पेमेंट है वो ओवरड्यू हो जाए मोर देन 90 डेज़ के लिए, यानी कि जिस डेट को पैसे रिसीव होने थे, पेमेंट रीपेमेंट करनी थी अगली पार्टी को, उसने उस डेट से के बाद 90 दिन तक, यानी कि 90 दिन तक वो जो पैसे हैं वो वापस नहीं किए, तो वो जो लोन है वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन जाता है। अब इसका एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए अगर कोई लोन दिया गया है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो है हाफ ईयर, यानी कि 182 डेज़। यानी कि अगर एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लोन दिया गया है तो वो अगर लोन जिस डेट को रिसीव होना था, रीपेमेंट करनी थी, उसके 182 डेज़ के बाद तक नहीं दिया जाता है तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। अगर बात करें क्रॉप के वाइज, मतलब क्रॉप सीजन के वाइज भी इसको डिफाइन किया जाता है। अगर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप है, यानी कि छोटे टाइम पीरियड से रिलेटेड अगर एक फेज होती है क्रॉप की, कि मतलब जो खेती होती है उसके अंदर ये होता है कि एक सीजन वाइज होती है वो, तो वो अगर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन है मान के चलते हैं हम, तो वो 2 क्रॉप सीजन्स तक अगर वापस ना हो पैसे, यानी कि यहाँ पर जो हम 90 दिन और 182 दिन ले रहे थे, इनकी जगह पर अगर इनको क्रॉप सीजन की टर्म में डिफाइन करें तो 2 क्रॉप सीजन तक अगर पैसे रिसीव ना हो तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है, मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन सीजन है, तो 1 क्रॉप सीजन तक अगर पैसे और मतलब जो पेमेंट है, प्रिंसिपल है और जो इंटरेस्ट है वो रिसीव ना हो तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। 90 डेज नॉर्मली अगर हम माने तो, अगर एग्रीकल्चर पर्पज के लिए है तो 182 डेज, और अगर शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन क्रॉप्स के माने तो 2 क्रॉप सीजन के लिए, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो उसमें 1 क्रॉप सीजन के टाइम पीरियड तक अगर जो लोन है बैंक्स का वो वापस रिसीव नहीं होता है तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, अब इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए। ग्रॉस एनपीए क्या होता है? इसके अंदर पूरा जो टोटल जो एसेट्स की वैल्यू है वो इंक्लूड होती है। यानी कि अब देखो, हमने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि हम एक बैड मतलब जो बैड डेट्स होते हैं उनके लिए कुछ प्रोविजंस वगैरह बनाते हैं कि भाई इतने तो हमारे जो डेटर्स हैं वो हमें पेमेंट नहीं करेंगे, उनके लिए प्रोविजंस। तो अगर वो प्रोविजंस वगैरह सब कुछ इंक्लूड करें हम, तो अगर वो इंक्लूड करें तो वो जो वैल्यू होती है वो होती है ग्रॉस एनपीए की। लेकिन अगर हम वो निकाल दें वो प्रोविजंस वगैरह, एग्जैक्ट देखें कि एग्जैक्ट कितने हमारे जो डेटर्स हैं उन्होंने पेमेंट नहीं की, तो वो होते हैं नेट एनपीए। यानी कि जो नेट एनपीए है वो होते हैं ग्रॉस एनपीए माइनस 4 थिंग्स। अब ये 4 थिंग्स क्या क्या है? जो प्रोविजंस हेल्ड किए गए हैं, या जो बैलेंस इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट के अंदर है वो, या जो डीआईसीजीसी और ईसीजीसी है उनसे कुछ क्लेम वगैरह, या कुछ मतलब कुछ क्लेम वगैरह या कुछ एडजस्टमेंट, पेंडिंग एडजस्टमेंट जो है वो उनसे रिसीव होनी थी वो, या फिर कोई पार्ट पेमेंट रिसीव्ड या कीप्ड इन सस्पेंस अकाउंट। कोई सस्पेंस अकाउंट के अंदर हमने कोई किसी पेमेंट का कोई पार्ट जो है वो रिसीव हो गया, उसको हमने सस्पेंस अकाउंट में डाल रखा है, तो वो सारी चीज़ें अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो बचते हैं नेट एनपीए। नेट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो आती हैं। अब बात करते हैं एसेट्स क्लासिफिकेशन की। अब एनपीए के लिए एसेट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज वाइज क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट्स। स्टैंडर्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जिन टाइम पे रिसीव हो जाते हैं, मतलब वो लोन जो टाइम पे पेमेंट कर देती है अगली पार्टी बैंक्स को। फिर सब स्टैंडर्ड एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो एनपीए की कैटेगरी के अंदर 12 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए रहती है। यानी कि अब देखो, जो एनपीए की कैटेगरी में लोन्स आएंगे 90 दिन अगर उन तक वो पैसे रिसीव नहीं होते हैं तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाएंगे। लेकिन अब ये
जो ये एनपीए बन गए, ये एनपीए बैंक के पास रहते हैं 12 महीने तक, ठीक है। तो ये जो 12 महीने तक रहेंगे तब इनको क्या बोला जाएगा, सब स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है। एनपीए तो ये तभी बन गए जब ये 90 डेज तक रिसीव नहीं हुए, तो ये तब अगर हम इन एसेट्स को बोलेंगे तो ये बोलेंगे हम इन एसेट्स को सब स्टैंडर्ड एसेट्स हैं ये, ठीक है। फिर डाउटफुल एसेट्स, डाउटफुल एसेट यानी कि उस 12 मंथ्स का पीरियड, यानी कि वो 1 साल का पीरियड खत्म होने के बाद तक अगर वो रिसीव नहीं होते तो वो जो एसेट्स हैं, वो जो लोन्स है, वो बैंक किस एसेट की कैटेगरी में क्लासीफाई करेगा, डाउटफुल एसेट्स की। फिर लॉस एसेट्स, लॉस एसेट्स तो वैसे वो एसेट्स होते हैं जो कभी मतलब ये हम बोल दे जो ऑडिटर है या आरबीआई है कि वो रिकवर ही नहीं होंगी, मतलब ऐसा आइडेंटिफाई हो कि वो रिसीव हो ही नहीं सकते वो लोन्स, तो वो जो कैटेगरी है वो होती है लॉस एसेट्स की कैटेगरी, ठीक है। 4 टाइप्स, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स। अब देखो यहाँ से और अच्छे से क्लियर करते हैं, जो बैंक्स हैं वो लोन देते हैं तो उनको 2 टाइप मतलब 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। स्टैंडर्ड एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें भी 2, एक तो रेगुलर जो जिनकी टाइम पे पेमेंट हो जाए बिल्कुल, एक स्ट्रेस्ड जो 1 से 90 दिन तक उनकी मतलब पेमेंट में डिले हो जाए, यानी कि जिस डेट को ये एसेट्स के लोन की जो रीपेमेंट है वो करनी थी, वो उस तक नहीं की गई, उस डेट को नहीं की गई, और वो 1 से 90 दिन तक नहीं की जाए, तो वो जो कैटेगरी है वो आती है स्ट्रेस्ड एसेट्स की कैटेगरी में। अब अगर 90 दिन से एक्सटेंड हो जाए ये डेट तो वो बन जाते हैं एनपीए, ठीक है। अब 90 दिन तक तो स्ट्रेस्ड एसेट ही रहेंगी, लेकिन अगर 90 दिन के बाद तक भी पेमेंट ना हो तो वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाएंगी। फिर एनपीए में आगे फर्दर क्लासीफाई होती हैं सब स्टैंडर्ड एसेट्स। वो अगर एनपीए जो है वो 1 साल तक रहते हैं तो वो सब स्टैंडर्ड। फिर 1 साल से ज़्यादा पीरियड तक रहते हैं, 1 से ज़्यादा साल तक वो रिसीव नहीं होते, तो वो जो लोन है वो डाउटफुल एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। और जो एसेट्स बिल्कुल क्लियरली डिक्लेयर हो जाए कि ये तो हमें रिसीव होगी नहीं, तो वो लॉस एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो एनपीए का जो इशू है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। तो इस चार्ट से आप देख सकते हो जो ग्रोस एनपीएज हैं 2014 में 2 लाख समथिंग थे, फिर 4 लाख और फिर 6 लाख, तो ऐसा इंक्रीज ही हो रहे हैं, यानी कि जो ग्रोस एनपीएज है वो एक तरह से बढ़ ही रही हैं। अब बात करें ग्रोस एडवांसेज की, तो ये हमने जो हमारे बैंक्स जो हैं उन्होंने इतने लोन दिए, मतलब ये इनकी। लेकिन अगर एनपीए की बात करें तो मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही, यहाँ पे 6 लाख 7 लाख और यहाँ पर भी 7 लाख समथिंग है, बस थोड़ा सा इंक्रीज है। लेकिन अगर बात करें एनपीएज की कि एडवांसेज के कंपैरिजन में जितने लोन दिए गए उनके कंपैरिजन में एनपीएज कितने हुए, तो 14 में 4.4% थे, फिर 6% और फिर 9.3% 16 तक, 2016 तक 9.3% इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब एक तरह से डबल इंक्रीज हो गया 14 से 15। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इतना इंक्रीज हुआ ही नहीं। तो जो एनपीए की प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा एनपीएज होते हैं। अब कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन देखें तो ये एनपीए का है कि ग्रोस लोन जितने भी लोन दिए गए हैं उनके कितना परसेंटेज एनपीए होता है। तो चाइना का 2% होता है, साउथ अफ्रीका का 3%, ब्राज़ील का 4%, रशिया का और इंडिया का 9%, ठीक है। आप देख सकते हो कंपैरिजन से कि कितनी मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितना बड़ा इशू है एनपीए का। अब बात करें कि क्या रीजन है, क्यों हो रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंडिया के अंदर, तो काफ़ी सारे रीजन्स हैं इसके। सबसे मेन जो मतलब सबसे पहला जो रीजन है वो है कि जो 2014 से 2009 तक का टाइम पीरियड था, उस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी है उसने काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की। तो अब इकोनॉमी ज़्यादा ग्रोथ कर रही है तो बैंक क्या सोचेंगे, मतलब बैंक क्या सोचेंगे, क्या फर्म्स जो है वो अपना मतलब अलग अलग फर्म्स जो है वो मार्केट के अंदर आएंगी। अगर इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है तो बिजनेसेस खुलेंगे, तो उन बिजनेसेस ने काफ़ी मतलब एग्रेसिवली लोन्स जो है वो बैंक से लिए, ठीक है। तो ज़्यादा लोन लेंगे तो फिर वही बात है, जितने ज़्यादा लोन लेंगे तो उसमें उतने परसेंटेज के हिसाब से जो है वो डिफ़ॉल्ट्स होंगे या पेमेंट्स कुछ की नहीं होगी, कुछ बिजनेसेस फेल होंगे। अब फिर बात करें नेक्स्ट जो रीजन वो है कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट की गई, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर की गई, जैसे रोड्स वगैरह है, पावर है, एविएशन है, स्टील है। तो अब ये जो सेक्टर हैं वो कैसे सेक्टर होते हैं जिनके अंदर जो अब इन्वेस्टमेंट तो हम आज कर रहे हैं लेकिन एक तरह से जो इनकम है वो काफ़ी टाइम पीरियड बाद होती है, मतलब एक तरह से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं ये। तो
इस वजह से भी जो है वो एनपीए की प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि एक तरह से इनके लिए लोन तो ले लिया गया, लेकिन इनकी इनकम तो काफ़ी टाइम बाद जो है वो जनरेट होती है, तो वो टाइम पे जो है वो पेमेंट, वो कंपनीज जिन्होंने इन प्रोजेक्ट्स के लिए लोन लिए थे वो पेमेंट नहीं कर पाई, तो इस वजह से जो है वो एनपीए की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। नेक्स्ट है जो बैंक हैं, वो लोन देते टाइम इन्होंने मतलब इस चीज़ का बहुत कम ध्यान रखा कि किस पार्टी को लोन दे रहे हैं, वो बंदा वो फाइनेंशियली स्टेबल है भी या नहीं, मतलब उस फाइनेंशियली वो उसकी इतनी मतलब कैपेसिटी भी है या नहीं कि वो वापस कर सकता है। जो क्रेडिट रेटिंग्स वगैरह हैं कंपनीज की वो अच्छे से चेक नहीं की, ऐसे ही मतलब एक तरह से बिल्कुल भी एनालाइज ना करके जो लोन लेने वाली पार्टी है ऐसे ही लोन दे दिए बैंकों ने, तो इस वजह से जो है वो इतने सारे डिफॉल्ट्स हुए और एनपीए की प्रॉब्लम क्रिएट हुई। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट है उसने क्या कर दिया, जो माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको बैन कर दिया, उनके ऊपर बैन लगा दिया, तो इस वजह से अब माइनिंग प्रोजेक्ट यानी कि जहाँ से खुदाई वगैरह होती है, माइन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहाँ पर कि वो जो निकलते हैं तो उनके ऊपर, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बैन लगा दिया। तो अब उन प्रोजेक्ट्स वाली जो कंपनीज हैं उन्होंने लोन ले रखे थे वो तो लॉस में गई। उसके साथ साथ क्या हुआ, अब अगर नेचुरल जो ये रिसोर्सेज हैं इनकी कमी आएगी तो ऑल ओवर जो पूरी जो मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं मेन जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से निकलता है, ये इन्हीं से माइंस वगैरह से ही निकलता है। तो अब उनकी कमी आ गई, तो उनकी कमी से उनके जो प्राइसेज हैं वो राइज हुए, और इनके प्राइसेस राइज होने से जो बेसिक वाली जो एक तरह से हम जो जिन सेक्टर्स को इस रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, जिन इंडस्ट्रीज़ को, उनके लिए फिर एक तरह से ये उनके मतलब एक इफेक्ट जो है इसका बैड इफेक्ट गया उनके पास। अब इस रॉ मटेरियल की प्राइस ज़्यादा हो गई यानी कि इसकी कमी आ गई, तो इसकी वजह से वो लॉस में गई, तो उन्होंने जो लोन ले रखे थे वो उनकी पेमेंट नहीं कर पाई, तो ये भी एक मेन रीज़न रहा। तो इस वजह से जो इतने सारे जो रीजन्स हैं उनसे एनपीए की जो प्रॉब्लम है वो राइज होती गई। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट की कि जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनका ऑल ओवर इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसे क्या बैड इफेक्ट जो है वो इकोनॉमी के ऊपर आएगा। तो सबसे पहले जो मेन इम्पैक्ट है वो तो ये आएगा, अब बैंक हैं उन्होंने लोन दे रखे हैं, तो वो अगर लोन रिकवर नहीं होंगे तो बैंकों के पास कैपिटल नहीं आएगी, तो जो डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए फंड्स नहीं बचेंगे, उनके लिए कैपिटल नहीं बचेगी, यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो नहीं होंगे, वो नहीं सेटअप हो पाएंगे, तो इससे बैड इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, क्योंकि जो फंड्स हैं वो तो ऐसे मतलब बैंकों ने उन जगह पे दे दिया जहाँ पर वो रिकवर ही नहीं हो सकते। जो कंपनीज मतलब एक तरह से डिफ़ॉल्ट कर रही हैं या जो कंपनीज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, उनमें अगर उन्होंने फंड फंसा दिए तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड ही नहीं बचेंगे। नेक्स्ट जो इंटरेस्ट रेट है, अब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे बैंक्स, क्यों? अब देखो बैंकों का लॉस हो गया क्योंकि उनकी रिकवर नहीं हुई, तो अब वो बैंक अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए कुछ तो मतलब कहीं कोई तो दूसरा सोर्स ढूंढेंगे इनकम का, तो क्या करेंगे, वो आगे जो वो लोन देंगे उनके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे अपना प्रॉफिट मार्जिन रखने के लिए, तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा। फिर अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे और आगे जो लोन मिलने हैं उन पे जो रेट है वो हाई चार्ज होगी, तो इस चीज़ से क्या होगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट रुकेगी एक तरह से, तो इन्वेस्टमेंट रुकेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो राइज होगी, ठीक है, क्योंकि अब कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह सेटअप होंगे तभी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी, कुछ काम ही नहीं होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम तो अराइज होगी ही, तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम आएगी। फिर जो काफ़ी सारे अब जो बैलेंस शीट सिंड्रोम आएगा, अब ये बैलेंस शीट सिंड्रोम क्या है इसको हम आगे समझेंगे। इसके अलावा और इफेक्ट देखें तो जो मतलब अब ये जो लोन वगैरह पार्टी नहीं दे रही तो बैंक वगैरह इन पे केस भी करेंगे, तो जो केसेस वगैरह है वो कोर्ट में जाएंगे। अब हमारे जो कोर्ट है वो पहले से इतना ज़्यादा केसेस का बर्डन है उनके ऊपर, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वहाँ पे और ज़्यादा प्रेशर आएगा जुडिशरी पे। अब समझते हैं ये बैलेंस शीट वाला ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या होती है कि एनपीए की वजह से दो बैलेंस शीट खराब होगी। दो बैलेंस शीट किनकी, एक तो जो बैंक हैं उनकी और एक जो कंपनीज हैं उनकी, यानी कि जो बैंक हैं उन्होंने लोन दे रखे हैं। अब बैंकों की जो एसेट्स हैं वो एसेट्स क्या हैं, वो लोन ही है जो उन्होंने दे रखे हैं। अगर ये लोन ही रिकवर नहीं होंगे तो बैंक की बैलेंस शीट बिगड़ेगी, उनकी एसेट्स डिक्रीज होगी। फिर बात करें कंपनीज की, अब कंपनीज ने लोन ले रखे हैं यानी कि उनकी जो लाइबिलिटीज़ है
वो लोन है वो अब उन बैंकों के मतलब कंपनी क्यों नहीं पे कर रही हो जो लोन है वो, क्योंकि उनके पास एसेट्स ही नहीं बची। तो एक तरह से इन कंपनीज की बैलेंस शीट तो जो खराब है हो रही है वो तो हो ही रही है, इसकी वजह से बैंकों की जो ऐसे मतलब बैलेंस शीट है वो भी खराब होगी। तो दो बैलेंस शीट वाली जो प्रॉब्लम है या ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम है वो क्रिएट होगी। दो कॉर्पोरेट वाली बैलेंस शीट भी खराब होगी और बैंकों वाली बैलेंस शीट भी खराब होगी। नेक्स्ट जो कुछ और इफेक्ट देखें तो एक तो इफेक्ट यही होगा टीबीएस ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम, इसकी तो हमने बात कर ली। क्रेडिट ग्रोथ डिक्रीज होगी, क्रेडिट ग्रोथ यानी कि अब आगे क्रेडिट जो है वो नहीं दिया जाएगा, लोन वगैरह है उनमें कमी आएगी। तो इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, एक जो प्रोडक्शन मतलब अब पैसे ही नहीं मिलेंगे बिजनेसेस को, उनके पास उनके ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो जो ऑल ओवर जो उनकी लोन लेने वाली जो चीज़ें हैं मतलब एक तरह से जितना वो लोन ले सकते हैं उसमें कमी आएगी। तो प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है इकोनॉमी की वो उसमें कमी आएगी, वो डिक्रीज होगी। और जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होगी, लोन अगर आसानी से नहीं मिलेंगे तो इन्वेस्टमेंट में कमी आएगी, तो जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो है वो भी डिक्लाइन होगा। तो ऑल ओवर जो इससे पूरा इकोनॉमी है उसके ऊपर बैड इफेक्ट आएगा। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने या आरबीआई ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं एनपीए की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए। अब तक जो मेन जो स्टेप्स या इनिशिएटिव लिए हैं उनकी बात करेंगे। सबसे पहले डेट रिकवरी रेशो, 1993 के अंदर ये डेट रिकवरी जो ट्रिब्यूनल है वो गवर्नमेंट लेके आई थी। अब इसका क्या काम था, इसका काम था कि जो एनपीए से रिलेटेड या जो ये लोन वगैरह रिकवरी से रिलेटेड जो केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी सेटल किया जाए, यानी कि उनके रिकवरिंग का जो टाइम है उसको कम किया जाए, उनको जल्दी से जल्दी सेटल किया जाए। तो इसके लिए ये जो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो लेके आया गया। अब इसके आने की वजह से ये जो एनपीए वाला जो केसेज हैं उनको कोर्ट के अंदर जो नॉर्मल कोर्ट है वहाँ पर नहीं जाना पड़ता था, ये इसका जो काम है वो होता था, ये जल्दी से इनको रिकवर करने का काम करता था। ठीक है, लेकिन ये मतलब जो है डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है वो इसके आने से भी इतनी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो ये सोल्व नहीं हुई, क्योंकि इसके अंदर फिर वो केसेस पड़े रहते थे, इसमें वो जो केसेज हैं वो सारे आने लगे। तो इसमें भी इतनी ज़्यादा मतलब ये ज़्यादा इतना इफेक्टिव नहीं रहा। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव था वो था क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो 2000 में आया। अब इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये था कि इस ब्यूरो के थ्रू जो मतलब जो इंडिविजुअल या जो कंपनीज हैं उनका डेटा है वो मेंटेन करके रखा जाता था, जिसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने मतलब डिफ़ॉल्ट किया है या जो जानबूझ के जो फर्जी लोन वगैरह है वो लेते हैं बैंक से और फिर वो उनकी पेमेंट नहीं करते, उनका जो डेटा है या उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूरे मेंटेन करके रखी जाती थी, ताकि जो सारे बैंक्स हैं उनको पता चल सके कि भाई ये बंदे हैं वो डिफ़ॉल्ट करते हैं, इनको आगे लोन वगैरह ना दो। तो वो वाली जो इन्फॉर्मेशन है उसको रखने के लिए ये जो है सिस्टम आया था। फिर नेक्स्ट जो इनिशिएटिव वो था लोक अदालत। अब ये लोक अदालत जो 2001 के अंदर आया था, इसका क्या काम था, जो छोटे मोटे लोन्स हैं उनकी रिकवरी से में हेल्प जो है वो ये मेन करता था लोक अदालत। जो अप टू 5 लाख रुपीज़ तक के लोन है, यानी कि जो 5 लाख से कम रुपीज़ वाले जो लोन्स हैं उनकी रिकवरी में या उनकी जो टैकलिंग वगैरह है उनके अंदर हेल्प करता था ये। तो इससे क्या होता था कि जो कोर्ट वगैरह हैं उनके ऊपर इन छोटे मोटे केसेस का जो बर्डन है वो कम हो जाता था। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था वो था सरफरेशी एक्ट, जो 2002 के अंदर आया था। सरफरेशी एक्ट सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरफरेशी एक्ट 2002। अब इसको हम एक मतलब इनको अलग अलग टर्म से समझते हैं। ये जो एक्ट है इसका मेन पर्पज जो है वो क्या था कि जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको कुछ एक तरह से हम बोल सकते हैं फ्रीडम या कुछ फ्रीडम ही बोल सकते हैं, कुछ फ्रीडम्स दी गई कि वो जो अपनी जो लोन वाली जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए कुछ स्टेप्स जो है वो ले सकते हैं। वो क्या क्या, सबसे पहले बात की इसके अंदर सिक्योरिटाइजेशन की। अब इस सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या है कि बैंक जब लोन देते हैं तो वो कुछ गिरवी रखवाते हैं, एक तरह से जो कोलैटरल सिक्योरिटीज़ वगैरह गिरवी रखवाते हैं। तो ये जो कोलैटरल सिक्योरिटीज़ वगैरह रखवाते हैं, बैंकों को पहले ये परमिशन नहीं थी कि अगर जो थर्ड पार्टी है वो लोन की पेमेंट टाइम पे नहीं करती है तो वो इनका कुछ यूज कर सके। ठीक है, इनका यूज कर सके कि भाई इनको बेच वगैरह करके जो वो इन रिकवर कर सके। तो वो जो एक तरह से ऑटोनॉमी, वो जो परमिशंस हैं वो बैंक्स को दी गई कि वो अब जो अपनी जो एक तरह से अपना जो लोन है वो इसको सेल आउट करके मतलब रिकवर कर सकते हैं, इसको सेल कर सकते हैं। तो इसके ये जो इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इसके अंदर यही बात बोली गई थी कि जो
बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारी जो ऑटोनोमी है वो इस एक्ट के अंदर बैंक्स को दी गई, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। ठीक है, जैसे कि जो सिक्योरिटीज़ है उनका पोसेशन ले सकते हैं, यानी कि जो कोलैटरल सिक्योरिटीज़ रखी गई हैं, जो गिरवी सिक्योरिटीज़ रखी गई हैं, उन पे अपना जो है वो एक तरह से अपना जो पोसेशन, जो अपना अधिकार है वो ले सकते हैं। और जो भी जो लोन्स वगैरह हैं, जो बोरोविंग्स हैं, उनका मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ स्टेप्स जो है वो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन खुद से उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई पर्सन वगैरह है वो अपॉइंट कर सकते हैं उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड, यानी कि इसके अंदर काफ़ी सारी एक हम तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रीडम जो है या परमिशंस जो है वो बैंक्स को दी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दी गई थी इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट जो इनिशिएटिव था वो था एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। अब ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज थी, आरबीआई ने 14 जो अभी रिसेंटली भी ARCs को लाइसेंस दिया है सरफरेशी एक्ट के अंडर। ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं ये किस में हेल्प करती है, ये बैंकों को जो उनकी स्ट्रेस्ड लोन्स हैं उनसे वैल्यू को रिकवर करने में, उनको निकलवाने में हेल्प करती हैं। पहले जो है वो बैंकों को क्या करना पड़ता था, कोर्ट्स के पास जाना पड़ता था उनके जो सिक्योरिटी जो उनका जो राइट है लेंडर से वो इन्फोर्स करने के लिए, लेकिन इसकी हेल्प से जो है वो मतलब कोर्ट्स की वाली जो प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है उसके उस तक नहीं जाना पड़ता। इनकी हेल्प से जो है वो अपने जो स्ट्रेस लोन है उनकी वैल्यूज है उनको रिकवर करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है वो है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है अक्टूबर 2015 के अंदर आया था, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने मतलब एक तरह से ये मेनली पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स हैं उनके प्रॉब्लम से रिलेटेड था, यानी कि उनमें कुछ रिफॉर्म से रिलेटेड था। इसके अंदर क्या किया गया, इसके अंदर 7 की स्ट्रेटेजीज जो हैं वो बताई गई कि कैसे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको मतलब उनकी जो सिस्टम है उसको एम्पावर किया जा सकता है, उनको ऐसा बनाया जा सकता है कि वो प्राइवेट बैंक्स के साथ कम्पीट करे। ठीक है, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनकी फंक्शनिंग में इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड जो है वो क्या रिफॉर्म्स या लाए जा सकते हैं उनसे रिलेटेड था। अब जो NPA की प्रॉब्लम है वो मेनली पब्लिक सेक्टर बैंक में ज़्यादा होती है, मतलब सब में प्राइवेट में भी होती है लेकिन ज़्यादा जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होती है, तो इसलिए ये NPA से रिलेटेड भी है। अब बात करें कि क्या 7 जो मेन की स्ट्रेटेजीज जो है वो मिशन इंद्रधनुष के अंदर लाई गई थी। इसमें A से G तक 7 जो मतलब ABCD ऐसे G तक 7 जो की स्ट्रेटेजी 7 वर्ड से बनने वाली की स्ट्रेटेजीज हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके इश्यूज़ को रिजोल्व करने के लिए बताई गई। सबसे पहले अपॉइंटमेंट्स, यानी कि जो बैंकों के जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके अंदर जो मेन पोजीशंस हैं उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म्स वो लाए जाएं। फिर बैंक बोर्ड ब्यूरो, यानी कि जो बोर्ड्स बैंक का जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को का जो मेन बोर्ड है उसको उसके अंदर चेंजेज किए जाएं। फिर कैपिटलाइजेशन और कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस की जाएं पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर। फिर डी स्ट्रेसिंग, यानी कि जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उनको डी स्ट्रेस्ड किया जाए, तो इस तरह के जो कुछ एफर्ट्स लिए जाएं। एम्पावरमेंट, ऑल ओवर जो फंक्शनिंग है उसको एम्पावर किया जाए और ज़्यादा एम्पावर किया जाए। फिर फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जो पूरा वर्क है पब्लिक सेक्टर बैंक का उसको उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए, पूरा फ्रेमवर्क उनकी फंक्शनिंग वगैरह है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स किए जाएं। फिर गवर्नेंस रिफॉर्म, यानी कि जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस लेके आए जाएं। तो इस तरह से 7 की स्ट्रेटेजीज जो है वो लाई गई थी मिशन इंद्रधनुष के द्वारा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव था वो था इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड एक्ट 2016। अब ये इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड एक्ट क्या था, इसके अंदर एक जो मेन प्रॉब्लम्स होती है जो एक तरह से हम कह सकते हैं कंपनीज की या इंस्टीट्यूशंस की मेन जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कुछ स्टेप्स लिए गए। यानी कि जो अब इसमें किस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कंपनीज वगैरह जो होती हैं उनको एग्जिट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, यानी कि वो अगर अपना फंक्शनिंग अपना काम बंद करना चाहती हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लमेटिक था या मुश्किल जो प्रोसेस है वो इंडिया के अंदर होती थी। तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ये जो चक्रव्यूह चैलेंज हम जिसको बोल सकते हैं या जिसका एग्जिट जो प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर उसको टैकल करने के लिए ये जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड है वो उसको लेके आ गया। अब यहाँ पे इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का मतलब समझते हैं। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई बंदा अपने जो उसने लोन वगैरह ले रखे हैं उसकी पेमेंट नहीं करता तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है।
कोई पर्सन या हो सकता है कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी वगैरह। लेकिन अगर वो कोर्ट में ये चीज़ प्रूव हो जाए कि हाँ भाई इस बंदे ने डिफ़ॉल्ट किया है, तो वो बैंक करप्ट हो जाता है। मतलब उसको इस टर्म से डिफाइन करते हैं कि वो बैंक करप्ट हो गया। मतलब एक ही है, लेकिन अगर कोर्ट के थ्रू ये मतलब डिक्लेयर हो जाए तो वो बैंक करप्ट उसको बोला जाता है। तो इस एक्ट की हेल्प से क्या हुआ, जो कंपनीज जो अपनी जो मतलब एक तरह से इंसॉल्वेंट हो गई या बैंकरप्ट हो गई और अपनी जो वर्किंग है वो स्टॉप करना चाहती है, तो उससे रिलेटेड जो लॉज हैं उनमें ढील दी गई। यानी कि वो अब इजीली अपना जो अपने जो रिमेनिंग एसेट्स वगैरह हैं वो सेल आउट कर सकती है। उसके अंदर वो जो पूरी प्रोसेस होती है उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की गई इस एक्ट के थ्रू, या उनको फ्रीडम दी गई कि वो एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर अपनी जो एसेट्स वगैरह है वो सेल कर सकती है। तो अब इससे एनपीए का क्या कनेक्शन हुआ, तो अब अगर जो बैंकरप्ट या इंसॉल्वेंट कंपनीज वगैरह है वो अपनी एसेट्स वगैरह इजीली टाइम पर सेल आउट कर पाएंगी, तो वो जो भी उनकी इनकम्स वगैरह होगी तो उससे अपने लोन वगैरह वो टाइम पे कर पाएंगी। तो इसलिए ये उससे रिलेटेड है, एनपीए से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट जो इनिशिएटिव था वो था बेड बैंक, और 2017 के अंदर आया था। अब ये बेड बैंक, इसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी बोलते हैं। इसमें क्या इनका क्या काम होता था, मतलब इनका क्या काम बताया गया कि जो बेड लोन्स हैं वो ये बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ये बेड बैंक्स खरीद लेंगे और फिर इसको आगे जो रिकवर है वो करवाएंगे। मतलब बेड बैंक एक कोई कंपनी के टाइप में है, और वो जो लोन्स हैं यानी कि जो बेल्ड एसेट्स हैं वो उनसे खरीद लेंगे बैंकों से, और फिर आगे जो रिकवरी का जो काम है वो ये बेड बैंक्स करवाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे करवाएंगे, अब देखो जो बैंक है उनका मेन काम क्या होता है कि पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और आगे उसको लोन देना, उस वो काम करते हैं। तो अब अगर बैंकों के एनपीएज हो रही हैं, यानी कि जो पार्टीज लोन लेके डिफॉल्ट कर रही हैं, तो अब बैंक के मतलब 100 कर्मचारी हैं एक बैंक के अंदर, और उसमें से 15 लोग इस एनपीए को रिकवर करवाने में कि उनके बार बार कॉल करने में, उनको कोर्ट के चक्रों में, उनके केसों में लगे रहेंगे। तो बैंक का जो मेन काम है उस पर वो फोकस नहीं कर पाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट ने बेड बैंक का आइडिया लेके आई थी कि ये जो बेड बैंक है ये उस एनपीए को खरीद लेंगे। यानी कि अब अगर 100 रुपीज़ के एनपीएज हुए हैं, मतलब 100 रुपीज़ की वैल्यू के लोन की पेमेंट नहीं की गई, तो बेड बैंक इनसे कुछ कम रेट पे खरीद लेंगे कि भाई आप इसको हमें 50 रुपये में बेच दो। तो बैंकों को कम से कम 50 रुपये तो रिकवर हुए। फिर अब बेड बैंक का काम है कि अगली पार्टी से ये 100 रुपये निकलवाना। तो अब बेड बैंक 100 रुपये में से 100 के 100 भी निकलवा सकते हैं, 20 भी निकलवा सकते हैं, 70 भी निकलवा सकते हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसलिए ये बेड बैंक का जो आइडिया है वो लेके आया गया। बात करें किस कमेटी के अंदर आया, तो सुनील मेहता की अंडर जो हेड है एक तरह से, उनके अंदर की रिकमेंडेशन पे एक कमेटी बनी थी जिसमें के अंदर ये जो बेड बैंक का आइडिया है वो आया था। अब इस बेड बैंक से रिलेटेड ये जो नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या NARCL को के बारे में अनाउंस किया गया यूनियन बजट 2021-22 के अंदर, कि एक जो गवर्नमेंट है वो एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्रिएट करेगी जो 500 करोड़ या उससे जो बड़े लोन हैं जो एनपीएज हो गए हैं उनको खरीदेगी, उनको परचेज करेगी। अब जो बेड बैंक वाला जो सिस्टम था वही ये बेड बैंक ही है एक टाइप का ये भी, लेकिन जो बड़े लोन है जो जैसे कि 500 करोड़ या उससे जो बड़े अमाउंट के लोन हैं उनको खरीदेगी ये कंपनी बैंकों से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, अब इसका अलग से गवर्निंग स्ट्रक्चर वही सेम बेड बैंक की तरह ही काम करेगी ये। अब जैसे वो मैंने बताया था कि अगर 100 रुपये का लोन है तो उसको कुछ परसेंटेज से, जैसे इसको 15% समथिंग पे बोला था एक बार कि 15% उसकी वैल्यू जो है वो बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को पे कर देगी, और फिर आगे जो रिकवरी वगैरह का काम है वो ये करेगी। तो ये जो नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है इसका स्ट्रक्चर की क्या बात की गई कि ये कैसे स्ट्रक्चर होगा इसका, इसमें के अंदर दो मतलब जो पब्लिक बैंक है और जो प्राइवेट बैंक है उनकी ओनरशिप होगी, लेकिन जो मेजोरिटी है ओनरशिप की वो पब्लिक सेक्टर बैंक की होंगी। जो 51% ओनरशिप है इस कंपनी के अंदर वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की होंगी। पहले से भी ऐसी जो एक तरह से एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो 28 कंपनी पहले ऑलरेडी एग्जिस्ट है मार्केट के अंदर। तो ये जो कंपनी है ये मतलब छोटी मोटी कंपनी है, मतलब छोटे मोटे लोन जो है वो खरीदती हैं, लेकिन ये बड़े प्रोजेक्ट मतलब बड़े एनपीए अमाउंट के जो एनपीए हैं उनको खरीदने के लिए गवर्नमेंट ने इसके स्टेबलाइजमेंट की बात की। अब ये जो NARCL है इसको ये
इसका जो मतलब इसका एक लिंक है वो इसके साथ किया गया इंडिया डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड से, IRDCL से। अब ये IRDCL क्या होता है? ये भी एक कंपनी ही है, लेकिन ये जो लोन्स हैं इनको रिकवर करने का काम ये दोनों कंपनियां मिलके करेंगी। मिलके कैसे? अब जो ये NARCL है ये तो खरीद, जो बैंक्स हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे वो बैड लोन्स या स्ट्रेस्ड एसेट्स खरीद लेगी, फिर उसको आगे रिकवर करने का, यानी कि एक तरह से जो मतलब हम बोल सकते हैं जैसे पैसे निकलवाने का जो काम करते हैं, तो वो जो पैसे निकलवाने का काम है वो ये IDRCL करेगा, इंडियन डेट रिजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, मतलब ये NARCL और ये दोनों एक ही है एक तरह से हम बोल सकते हैं मेन तो, लेकिन एक काम जो है वो ये पैसे निकलवाने का ये करेगी, और बाकी के जो एग्रीमेंट वगैरह है और जो वो सिस्टम का मैनेज करने का काम है वो ये NARCL करेंगी। ठीक है, तो ये इस तरह से एक NPA की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये कंपनीज जो है वो गवर्नमेंट ने स्टेबलाइज की है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आप टेलीग्राम जो चैनल है वो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।